सर्वेंद्र, आप देख रहे हैं द रिवील। दोस्तों, अभी आज जो मोदी जी ने आज जो बोला है तो वो तो आप लोगों ने सब सुना ही होगा, देखा होगा मोदी जी को। और उनका एक एक चीज़ आप लोगों को नोटिस करनी थी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जिस लेवल पे थे और जिस लेवल पे वो बात कर रहे थे वो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत एनर्जेटिक और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे वो देख करके उनका कि एज अ पीएम और इतना बड़ी कंट्री के पॉपुलेशन के बावजूद भी वो बिल्कुल से भी और लिटरली वो मतलब कि एक तरीके से इतना ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे थे उस सिचुएशन में भी, अभी इस इतने बड़ा पैंडेमिक में जहाँ पे बड़ी बड़ी कंट्रियाँ, कल डोनाल्ड ट्रंप लूज़ कर गए अपना टेम्पर और वो डायरेक्ट चाइना को ही, अगर कोई कुछ बोल देता है तो डायरेक्ट चाइना को ही तुरंत पिन पॉइंट करके उनके पास कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी आप सोचिए कि इतना कम रिसोर्सेज के साथ मोदी जी किस तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब आप समझ नहीं सकते हो कि क्या किस लेवल पे वो इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने एक चीज़ बोली कि जो है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पे लिटरली मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि एक तो आप ये एक दिखाने से पहले एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात करता हूँ कि मोदी जी ने अपने पिछले वाले स्पीच में बोला था, आपने कभी अपने चैनल का नाम देखा है, द रिवील वयम राष्ट्रीय जागृयाम। ये हम लोगों के चैनल का नाम है जो 10 महीने पहले बनाया गया था, ठीक है। और मोदी जी ने इसको इंडोर्स किया, ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक ये चीज़ शेयर करनी थी आपसे, और एक और आपको शेयर करता हूँ कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हेड्स जो मैंने बना रखे हैं अपने, कि ये ग्लोबलाइजेशन पे इकोनॉमी प्लस चाइना, ब्यूरोक्रेसी, इंडिया एंड ग्लोबल सप्लाई चेन SCM यहाँ पे बना रखा था। और ये मैंने 14 पॉइंट्स इसके बना रखे थे। इसी तरीके से एक है ये डिफेंस का और जियो पॉलिटिकल से रिलेटेड रहेगा, ये नेक्स्ट वाला रहेगा अपने लोगों का। और कुछ है यहाँ पे पॉइंट्स के 2-3 चैप्टर्स में ये मैंने बना रखा है इसका काफ़ी अच्छा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा जो ट्रेडिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर और इसके ऊपर है धर्म के ऊपर, तो ये रहेगा। तो मोदी जी ने आज वो सप्लाई चेन का मेरा जैसे उन्होंने, मैं क्या बोलूँ इस पर, कि ये सेम चीज़ उन्होंने जो बोला है वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि अपने जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो मोदी जी शायद कहीं से इंडोर्स कर देते हैं, उससे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर और उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि ठीक है, हम लोगों की स्टडी और हम लोगों का जो एक स्टेप हम लोग जा रहे हैं वो सही दिशा में है, कि देश के प्रधानमंत्री उसी को आगे जो है कर रहे हैं, हम लोग उनके पीछे पीछे उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ये लिटरली मेरी स्टडी को आज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है इससे, कि मैंने जो सोचा था शायद मोदी जी ने वही सोच लिया क्या। खैर, उस पर बात करते रहेंगे, देखते रहेंगे सब चीज़ें होती। तो अभी हम बात कर रहे थे इकोनॉमी पे, जो हमारा पिछला भी चैप्टर, हमारे जितने भी एपिसोड्स हैं वो सारे के सारे चल ही रहे हैं, उससे सारे पार्ट्स बने हैं। इकोनॉमी पे ही हम बात कर रहे हैं लगातार। तो आज फिर से एक लेकर के आया हूँ कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो होता है, मैं आपको पहले बात बता दूँ कि जो चाइना से जो कंपनियाँ निकल रही हैं और जो सोच रहे हैं, ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि चाइना कोलैप्स कर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा मेरे दोस्त। चाइना फिर से बाउंस बैक करेगा, 4 साल बाद, 5 साल बाद करेगा जरूर चाइना बाउंस बैक। उसकी ग्लोबल सप्लाई चेन जो उसने अपना इंफ्रा जो बना रखा है उसको जो उससे कंपनियां जो बाहर निकल रही हैं, आप एक चीज समझ लो कि चाइना जिस तरीके से भी अपने आप को पिछले 30-40 साल में उसने डेवलप या कंस्ट्रक्ट किया है, वो अपने सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही बन पाया है। तो मोदी जी ने आज जो बोला है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को रिस्ट्रक्चर करना है, उनको बनाना है, भारत को रिस्ट्रक्चर नहीं करना, भारत को बनाना है, बल्कि ग्लोबलिटी अमेरिका को है कि ग्लोबल रिस्ट्रक्चर करना है। तो अभी हम बात करते हैं कि चाइना से 1000 कंपनी, 400 कंपनीज, अभी आज ही जापान ने जो है अपने 400 कंपनियों को बोल दिया है कि एग्जिट करें, चाइना को इमीडिएट एग्जिट करें। क्यों? क्योंकि वो सेनकाकू आइलैंड है, उस पर कुछ डिस्प्यूट चला, जैसे कि तिब्बत के लिए भारत से वो हाथापाई हुआ था आर्मी का भी 2-3 दिन पहले, तो वैसे ही सेम डे पे उसने जापान के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की थी तो चाइना ने, तो चाइना की नेवल आर्मी ने, तो वो सेनकाकू आइलैंड के पास है। तो मैं उस आइलैंड को बता देता हूँ। सेनकाकू आइलैंड ऐसा है कि जो जापान को हमेशा एडवांटेज देता है पूरी तरीके से, जो इसका साउथ रीजन है पूरा चाइना का, वो पूरा जहाँ पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन और सारा कुछ उसने कर रखा है, वो पूरा का पूरा जापान को थोड़ा सा अपर हैंड दे देता है उस आइलैंड से। वहाँ पे जापान हमेशा उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करता है, और ये पास्ट में भी हुआ है, ये बहुत ज़्यादा पास्ट में हुआ है, और अभी आगे वाले एडवांस टाइम में भी, फ्यूचर में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी, जिसमें अगर जापान और चाइना को, तो हमेशा एडवांटेज जापान के पास रहेगा जब तक वो सेनकाकू आइलैंड है उनके पास।
इसीलिए जापान उसको कभी भी चाइना को मतलब चाइना से हारने नहीं देता है, उसको हमेशा अपने पास अपने कंट्रोल में ले रखा है। उसके लिए जापान काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ चुका है और आगे भी लड़ता रहेगा। तो बहुत अच्छा है, उस पर कंट्रोल है जापान का। और उसी को देखते हुए तो ये सारा चीज़ जो सारा कुछ बन रहा, जो चाइना ने उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाने की क्रिएट किया था, तो हाथापाई किया था, तो भारत ने तो अच्छा मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अभी आज मोदी जी ने उसमें अच्छा खासा जो ग्लोबल सप्लाई चेन पे जो उन्होंने बोला ना, वो दो तरीके से वार कर, एक भारत के डेवलपमेंट के लिए और चाइना को भी ये बताने के लिए था कि हम आपकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को जानते हैं, हम वैसी चीज़ डेवलप करके आपको बीट कर सकते हैं। ये उनका डायरेक्ट मैसेज था चाइना के लिए। तो अभी वो उसमें वो सेंकाकू आइलैंड वाला बता दूं मैं आपको, तो उस पर 400 कंपनियों को उन्होंने निकलने के लिए जापान ने बिल्कुल इकोनॉमिकली मार मारी है इनको 2 दिन के बाद चाइना को, कि 400 कंपनियां और एग्जिट करेंगी। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने, कि जो हम लोग सोच रहे हैं कि कंपनियां वहां से निकल जाएंगी, 200, 3000, 4000 कुछ भी कंपनियां हो वहां से निकल जाए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वो चाइना का मतलब एक हाथी खड़ा होता है ना, हाथी मैन्युफैक्चरिंग का वो हाथी है, उसमें से अगर आपने कुछ 2-4 बाल उखाड़ लिए हाथी के दुम के निकल गए तो उससे कुछ नहीं होने वाला चाइना का। चाइना तब तक कोलैप्स नहीं करेगा, चाइना तब तक पूरी दुनिया से बाइकआउट नहीं किया जा सकता है जब तक आप उसके सप्लाई चेन पे अटैक नहीं करेंगे, जब तक आप पहले एक सप्लाई चेन पूरी दुनिया में नहीं बना देंगे। चाइना का जो स्ट्रक्चर है इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग, उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और सबसे बड़ा पार्ट है उसका सप्लाई चेन। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा पार्ट होता है सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन के लिए उसने पिछले 30 सालों में जिस तरीके से BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंडर में पूरा पल्स ऑफ स्ट्रिंग आप सुनते होंगे न्यूज़ में आता है, वो पूरा इंडिया को घेर रहा है जगह जगह पूरी दुनिया में, यूरोप, इटली, जो अभी इटली में जो सबसे ज़्यादा मिलान है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ था, वायरस का अटैक हुआ था, वहाँ सब पे वो रोड बना चुका है, सब में इन्वेस्ट कर चुका है। इसको कहते हैं चाइना का डेप्ट ट्रैप। चाइना पूरी दुनिया को डेप्ट ट्रैप में, छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं वो यूरोपियंस हों या ऑस्ट्रेलिया हो, उन सारों को मतलब उनके यहाँ रोड और बेल्ट ये सारी चीज़ें सारा बना करके उनके यहाँ मतलब कि जो सामान बनाता है उसके साथ वो सप्लाई चेन भी उनको देता है, वो भी पैसा ट्रांसपोर्टेशन का चाइना के ही पास जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो चाइना का मेन बिजनेस जो है वो सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग है। तो मोदी जी ने मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट करने के लिए सप्लाई चेन की बात की है कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर करना है, उसके बगैर सब मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल सकती है। तो अभी जो हम लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना से एकदम से गिर जाएगा, नहीं, उसके लिए आपको भी 10, 15, 20 साल लगाने पड़ेंगे अपना एक सप्लाई चेन डेवलप करने में, तभी चाइना को आप पूरी तरीके से बाइकआउट करवा सकते हैं पूरी दुनिया। अभी जो इसका कर कौन सकता है, इसको अकेले इंडिया नहीं कर सकता, इसको यूरोपियन कंट्रीज अकेले नहीं कर सकती, इसको कोई नहीं कर सकता। इसको अगर कोई कर सकता है लिटरली, ये इकोनॉमिकल पावर होने का जो उसके अंदर जो एक ईगो आ गया है चाइना के अंदर, वो सिर्फ कर सकता है अगर तो अमेरिका कर सकता है। पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा, वो पूरा रिस्ट्रक्चर करे पूरे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन को फिर से, और उसके साथ साथ जो है जो ये प्राइवेटाइजेशन है इसके भी नए रूल्स रेगुलेशंस बनाने, ये टाइम आ चुका है अब, जबकि पूरी तरीके से LPG मॉडल को रीस्ट्रक्चर, पूरी दुनिया की कॉमर्स को, पूरी इंडस्ट्रीज को, सबको पूरी तरीके से बैंकिंग सिस्टम से ले करके सब कुछ, वो सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए सिर्फ अमेरिका ऐसा कर सकता है कि वो पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे पॉलिसीज बनाए, जैसे अमेरिका ने पास्ट में ऐसे पॉलिसीज बनाया कि उसकी कंपनियां खुद वहां से निकल जाएं, और चाइना में उसने प्रमोट किया कंपनियों को जाने के लिए। आज क्या हुआ, आज चाइना उसको डायरेक्ट थ्रेट कर रहा है कि अगर हम चाइना अमेरिका के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं तो वो कोलैप्स कर जाएंगे, वो कोविड के बाढ़ में डूब जाएंगे। ये लैंग्वेज है वहां के विदेश मंत्री की चाइना की, कि अमेरिका डूब जाएगा अगर हम एक्शन ले लेते हैं उसके अगेंस्ट में। तो वो उसका टारगेट था कि हम जो मेडिसिन और PPE वगैरह दे रहे हैं ये सारा कुछ अमेरिका को नहीं देंगे और वो सारा कोलैप्स कर जाएगा उसके बाढ़ में कोरोना के। तो ये इस तरीके से चाइना पूरी दुनिया को किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है इस चीज को, और किसके दम पे कर रहा है, वो अपनी इकोनॉमी के दम पे, मैन्युफैक्चरिंग और अपने सप्लाई चेन के दम पे वो कर रहा है पूरी दुनिया को ब्लैकमेल। उसको तोड़ने के लिए अमेरिका को पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी पूरी दुनिया के लिए,
और भारत जैसे देश के लिए है कि वो अपने सप्लाई चेन को अंदर इंटरनली मजबूत करें और लोगों जो कंपनियां आ रही हैं उनको एक्स्ट्रा इनिशिएटिव दें, उनको इंसेंटिव्स दें और उनको अलाउ करें कि भारत में आए मैन्युफैक्चरिंग। उनको स्किल्ड लेबर चाहिए तो लोगों को भी चाहिए कि जो रूल जो पढ़ने के लिए या लिखने के लिए या कुछ भी कोई ट्रेनिंग के लिए कहीं पे स्किल इंडिया का कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आप सिर्फ काम नाम मत लिखवाइए वहाँ पे, स्कूल्स कॉलेज इंस्टीट्यूशंस कुछ भी है वहाँ पे, आप जाइए स्किल्ड हो जाइए, आप अच्छे से उसको सीखिए सो दैट कि आप एक स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में आ सकें। यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे जो है ग्रेजुएट्स होते हैं लेकिन उनको सिस्टम भी होता है, उनके पास फ़ोन भी होता है, वो लैपटॉप भी खरीदे हुए हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो उनके पास बेसिक सिस्टम एक्सेल स्किल नहीं है, उनके पास रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं वो किसी चीज़ की, उनको पास और सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल सपोर्ट, उनको जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है उन चीज़ों की, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी जिसके तभी आप एक स्किल्ड लेबर के कैटेगरी में आएंगे। जो इनकम मिडिल इनकम है जो जिसमें ट्रैप कर रखा है सर्विस इंडस्ट्री के कारण भारत के 20 to 30,000 के बीच में, उसके ऊपर कब जाना है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग में आपको स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके लिए आप जो है आपको सीखना पड़ेगा चीज़ों को, जल्दी से आपको टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट करनी पड़ेगी, उसमें और ज़्यादा फ्रिक्वेंट होना पड़ेगा, प्रोडक्टिव होना पड़ेगा आपको पूरी तरीके से। तो उस चीज़ को लेकर के हम लोग क्या कितने जागरूक हैं कितने नहीं, इन सब चीज़ों को जो प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट का उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकैश करना चाहिए हम लोगों को, तभी हम एक स्किल्ड लेबर और एक जो बाहर की कंपनियां जो हमारे यहाँ आएंगी हम उन अच्छा एक लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको एक ह्यूमन रिसोर्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि कि वो यहाँ पर रुकें और काम करें। अब अगर मैं कॉम्पिटिटिव कंपनियों की बात करता हूँ अगर कि जो है भारत में किस तरीके से है ये इनका कैसे चल रहा है, भारत कैसे आएंगी और भारत के जो नेबरिंग पेरिफेरल जो कंट्रीज़ हैं वियतनाम है वो सब उनका सबको बहुत स्किल्ड लेबर है उनके यहाँ। जो अगर आप एक कंपनी लगाते हैं, अगर मैं कंपेयर करता हूँ वियतनाम और भारत की, तो कंपेयर कर दूँ कि एक कंपनी लगाने में भारत में जो टाइम लगता है वो 28 डेज़ का है और 13 स्टेप्स हैं जिसमें 13 स्टेप्स होते हैं, तो 27 स्टेप्स हैं उसमें और 28 दिन का टाइम लगता है। उसको अभी मोदी गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते में जो मैंने पिछले वाला वीडियो बनाया उसमें भी बताया था, उसको घटा करके 13 स्टेप कर दिया है। और अभी वियतनाम में जबकि कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ 8 स्टेप में 12 दिन में कंपनियां लग जाती हैं उनके यहाँ, 12 से 18 दिन में उनके यहाँ पॉलिसीज है वो बन जाती हैं, तो वो वहाँ पे जाएंगे। और दूसरी चीज़ उनका जो जब साउथ चाइना आप देखेंगे, साउथ चाइना मैप में देखिए, वहाँ साउथ चाइना डायरेक्ट जस्ट नीचे उनके वियतनाम है, तो वहाँ से वहाँ मूव करने में उनको कम खर्चा लग रहा है कंपनियों को, इसीलिए वो अमेरिकन हो चाहे जापानीज कंपनी हो जो भी हैं वो कह रही है कि भारत दूर पड़ता है उनको, तो वहाँ तक आने में उनको जो एक्सपेंसेस ज़्यादा लग रहे हैं उसके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स वगैरह अगर भारत सरकार देती है तो उनके लिए बेटर होगा, सो दैट कि उनका ज़्यादा कॉस्टिंग ना पड़ जाए शिफ्टिंग में। तो वो सारे पे भी काम कर रहे हैं मोदी जी, अभी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा उस पर सब पे एग्रेसिवली काम कर रही है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि कई 2 स्टेट्स 3 स्टेट्स हैं, यूपी है, मध्य प्रदेश है, इन लोगों ने काफ़ी 200 300 कंपनियों के लिए अपने यहाँ कई पॉलिसीज चेंज की, लेबर लॉ में थोड़ा सा कर दिया, 3 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया, और जो कुछ लोग उस पर क्वेश्चन उठाने लगे कर ये तो फिर तो वही बधुआ मजदूरी होगी। नहीं जी, बधुआ मजदूरी नहीं है, पूरी दुनिया में ये पॉलिसी चल रही है कि जो हमारा बैकलॉग जो हुआ है ये 3 महीने 4 महीने का जो 6 महीने का जो प्रोडक्टिविटी हैम्पर हुई लॉकडाउन में, इन सब के लिए पूरी दुनिया में मैनेजर, मजदूर, नेता, मालिक, सब लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि 10 से 12 घंटे का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हों। अभी नारायण मूर्ति जी ने भी बोला कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग को ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपनी पुरानी स्टैंड पे आने के लिए फिर से। तो इस तरीके से हम लोगों को एनर्जी इसको पॉजिटिव लेना है, ऐसा नहीं लेना है कि तो हमारे ऊपर पूरा भार पड़ जाएगा, हम मजदूर हो जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतर ज़िंदगी, एक बेहतर देश में रहें, बेहतर सुविधाओं का आप लाभ उठा सकें फ्यूचर में, तो आपको थोड़ी सी तो कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। और अभी जब हम फिर से बात करते हैं इस पर कि अभी वो जो कंपनीज आएंगी और जो रिफॉर्म किया है यूपी और मध्य प्रदेश ने, उसने क्या किया कि मध्य प्रदेश ने तो बहुत ज़्यादा कर दिया और यूपी ने भी अपना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने भी अपने कई कंपनियों से बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ नाथ जी का तो यंग मैन जो अभी KCCI के प्रेसिडेंट हैं, कोरियन कॉमर्शियल एंड वो कंपनी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो उनका गवर्नमेंट का, तो वहाँ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की करके है KCC, तो
वहाँ से उनसे बात की, यंग मैन है वहाँ के उसके प्रेसिडेंट, उनसे सिद्धार्थ नाथ जी यूपी के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, वो उनसे बात हो रही है उनकी, 200 कंपनियां हैं, तो उसके हिसाब से वो पर्टिकुलरली एक एक कंपनी को मोदी जी ने बोला है कि एक एक कंपनी को अटेंड करिए आप, उनके जो वहाँ पे जो उनको सर्विसेज जो चाइना उनको प्रोवाइड करा रहा था वो सारी चीज़ें उनको दीजिए और उनको लेकर के आइए। इसी तरीके से अपने मध्य प्रदेश में मामा जी ने कर दिया है, शिवराज सिंह जी ने कर दिया कि जो है उनको, उन्होंने तो इतना तक कर दिया कि जो 61 रजिस्टर्स मेंटेन होते थे, 61 रजिस्टर्स, यू वॉन्ट बिलीव इट, और 13 टाइप के जो आप ये कहते हैं टैक्सेस फाइलिंग्स वगैरह करते हैं, ये सारे थे, उसको घटा करके एक रजिस्ट्रेशन और एक फाइलिंग कर दिया है उन्होंने। तो मतलब सोचिए 61 से 1, 13 से 1, मतलब कितना बड़ा रिफॉर्म है लेबर लॉ के साथ। तो ताकि कि कंपनियों को जब वो आएंगी एक बार, तो 2-3 साल के लिए तुमको कुछ तो बेनिफिट आपको देना पड़ेगा और कुछ उनके साथ मिल करके काम करना पड़ेगा। यहाँ फैमिलियर होंगी यहाँ के सिचुएशन से, और उनको इतना बड़ा मार्केट मिल जाएगा और यहीं पे प्रोडक्शन करेंगे, यहीं पे कंज्यूम हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा, हम लोग जब कमाएंगे तभी हम खर्चा कर पाएंगे। हम कमाएंगे तब जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे उस चीज़ को, हमारे पास स्किल होगी तब। तो दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बस कमाया जा रहा है, गवर्नमेंट देती जा रही है। गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा अमीर नहीं है भारत की कि जो है अमेरिका की तरह कुछ, फिर भी 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया ना। क्यों? क्योंकि उनको अपने फैमिली के लिए नहीं रखना है, उनको कंट्री के ऊपर ही कंट्री का पैसा लगाना है, इसलिए लगाया उन्होंने, किया इसलिए। तो आप समझिए इन सब चीज़ों को। इकोनॉमिक्स में अभी जो अपने लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये जो पॉलिसीज़ मैंने आपको बताई, ये कुछ पॉलिसीज़ भी चेंज हुए हैं अभी। जैसे आपको 12 स्टेप्स में बता दिया, 8 स्टेप्स का कंपेयर था। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना पड़ेगा उन कंपनीज को, ताकि कि यहाँ पे आए। आपको स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हाँ जी, हमारे भी लेबर जो है, हमारे भी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी वियतनाम के बराबर के हैं, वो प्रोडक्टिविटी में उतने ही हैं, स्किल्ड लेबर हम आपको देंगे। ये सारे इन्वायरमेंट, आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, आपको बड़ी मार्केट मिल जाएगी। अभी आप देखिए कि जो है एशियान देश हैं, तो अभी वियतनाम क्यों जाएंगे, क्योंकि उनको फ्री ट्रेड्स हैं आपस में, चाइना में भी, तो उनको बड़ी मार्केट मिल जाएगी, कंपनीज उधर जाएंगी क्योंकि उनका फ्री ट्रेड चल रहा है। भारत ने एशियान का भी कुछ ज्वाइन नहीं किया है। रेसेप है, तो रेसेप में भी भारत ने नहीं ज्वाइन किया, लेकिन हो सकता है आप फ्यूचर में ज्वाइन कर ले, जबकि थोड़ा सा डोमिनेंस हो जाएगा भारत का उसके बाद फिर बिजनेस में, उसके बाद फिर हो सकता है रेसेप भी ज्वाइन करे। ये सारा कुछ होता है जहाँ पे जो भी पूरे इकोनॉमी का जो पहिया होता है, वो हर एक जो फॉक्स होते हैं उसके, वो स्पॉक्स जो होते हैं, वो सारा कुछ जो है डिपेंड करता है, इंटरलिंक्ड होता है एक दूसरे पे। तो अभी जो चाइना का जो हम बात करें, जो मेन हमारा मुद्दा है ना, जो मोदी जी ने बोला सप्लाई चेन पे चाइना को भी इंडिकेट करना है कि हमने चाइना के मेन स्ट्रेंथ को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। सप्लाई चेन है, जैसे पल्स ऑफ स्ट्रिंग जो मैंने अभी पहले भी बोला, पल्स ऑफ स्ट्रिंग है, उसमें पूरा घेरता चला जा रहा है, वो बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, उसके बाद फिर चाइना ही घेरा पूरा, इधर श्रीलंका में बना दिया है रोड उसने अपना, हम्बनटोटा पूरा ले लिया है, वहाँ का पूरा, वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस कैंप बना रहा है, और बहुत सारे इस हिंद महासागर में आकर के काफ़ी जगहों पे वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। इधर चला आया आपके जो है मालादीप में भी आ गया है, 16 आइलैंड्स उसने कैप्चर कर रखे हैं मालादीप के ऊपर, 3.50 अरब रुपए का, यानी 15-16,000 करोड़ USD का जो है उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है पूरी तरीके से। वहाँ पे रोड बेल्ट इनिशिएटिव, उसको भी वो अपना मिलिट्री बेस बना रहा है, तो वो पूरा भारत के किनारे किनारे चला जा रहा है। पाकिस्तान में पूरा बना दिया है, सिल्क रोड बना रहा है, पूरा यूरोप तक लेकर के चला गया, जो हम लोगों के यहाँ था, हम लोगों के राजा महाराजों ने बनवाया था, विक्रमादित्य ने सिल्क रोड उस टाइम पे बनाता। तो भाई सिल्क रूट चाइना वही चीज जो हथिया लिया है, जो यहाँ पे POK COK में, उसी को फिर से वो डेवलप कर रहा है और पूरा यूरोप तक लेकर के जा रहा है। वहां से वो पूरा अपना ट्रेड करने के लिए वो अफगानिस्तान में सोच रहा है कि अमेरिका निकले और हम घुस जाएं यहाँ पे, इस तरीके से। इसीलिए उसने ग्वादर में बनाया अपना, वहाँ पे एक बेस बनाया है, वहाँ पे ग्वादर वाला जो देख रहे हैं, इस सेपेक है, चाइना पाकिस्तान, मतलब चाइना पाकिस्तान एक्सप्रेस कॉरिडोर का जो बना रखा है, ये सारा COK से होकर के आ रहा है। इसलिए भारत के लिए POK और COK भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए उस चीज़ को। वो पूरा का पूरा इंटरलिंक, पूरा आपको यूरोप का पूरा मार्केट दे देगा एक बार में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे हैं मोदी जी। 370 हटाया POK लेने के लिए, उसमें आगे स्टेप बाय आप समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें हो रही हैं इस गवर्नमेंट में, मैं किसी गवर्नमेंट का कभी भी मैंने फेवर नहीं किया है। मैं अपने आप को कहता हूँ कि हम परमानेंट अपोजिशन ऑफ एनी गवर्नमेंट, लेकिन अभी जो पॉलिसीज़ हैं वो कैलिब्रेटेड हैं, स्टेप बाय स्टेप कैलिब्रेटेड हैं। आप इसको अगर एनालाइज करेंगे ढंग से तो आपको मिलेगा कि सिर्फ आपको प्रॉफिट है, इसमें कोई पैसे का नुकसान नहीं होने जा रहा। अगर ये पूरा होने दें लोग,
अगर इंटरनली लोग इस तरीके से रकस ना करें कि पिछले 6 महीने से उन्होंने फालतू में प्रोटेस्ट जो है दंगा फसाद डैमेजिंग सब कुछ करने लगे, आगजनी ये सब कुछ कर रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कंट्री का जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो जरूर बात करनी चाहिए। नेगेटिव सारे चैनल से बात कर रहे हैं सब, वो आपको नेगेटिव दिखाएंगे, कोई पॉजिटिव नहीं दिखाने जा रहा। इसलिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग आपस में बात करते हैं कि भारत में पॉजिटिव कितना स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसकी भी बात करते हैं। तो अगला वाला भी वीडियो मैंने आपको कई टॉपिक्स दिखा दिए, वो सारा कुछ है, उस पर डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।